एमए फाइनल पॉलिटिकल साइंस, छठा पेपर भारतीय शासन एवं राजनीति। आज का हमारा टॉपिक है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों का वर्गीकरण। मित्रों, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत जो है संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक पाए जाते हैं, उनका उल्लेख मिलता है। तो मैं आपको अनुच्छेदानुसार अलग अलग अनुच्छेद किस सिद्धांत की बात करते हैं वो यहाँ आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी। सबसे पहले हम 39 क को देखते हैं। अनुच्छेद 39 क जो है वो कहता है समान न्याय और समान निःशुल्क विधिक सहायता, यानी राज्य जो है सभी को समान न्याय प्रदान करेगा और निःशुल्क विधिक सहायता भी प्रदान करेगा। निःशुल्क विधिक सहायता का अर्थ होता है कि जो लोग अपना मुकदमा स्वयं अपना वकील करके नहीं लड़ पाते हैं, वकील की फीस नहीं दे पाते हैं, तो उनको राज्य की तरफ से वकील किया जाता है, वकील की सुविधा दी जाती है और इस तरह से इसको निःशुल्क विधिक सहायता कहा जाता है। अनुच्छेद 40 कहता है राज्य ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा। ये स्थानीय स्वशासन के लिए जरूरी होता है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतें, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति और जिले स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए। समय समय पर इनके चुनाव भी होने चाहिए और इनको अधिकार भी, शक्तियां भी प्राप्त होनी चाहिए। तो ये ग्राम पंचायतों के संगठन की बात कहता है। अनुच्छेद 41 कहता है कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। व्यक्ति हो सकता है वो रोजगार नहीं प्राप्त कर पा रहा है, वो रोजगार प्राप्त करना चाहता है, वो काम करना चाहता है, लेकिन उसको काम नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति में उसको बेरोजगारी भत्ता या उसको काम प्रदान किया जाए, कार्य दिया जाए। इसी तरह से उसको शिक्षा प्रदान की जाए और लोक सहायता पाने का भी उसको अधिकार है। यानी यदि किसी को सहायता की आवश्यकता है, मान लीजिए कहीं आगजनी हो गई है, कहीं पर दुर्घटना हो गई है, कहीं बाढ़ आ गई है, कहीं और अकाल पड़ गया है, कुछ भी ऐसा हो गया है, तो ऐसे में लोक सहायता पाने का अधिकार है, राज्य ऐसी सहायता देगा। अनुच्छेद 42 कहता है क्या काम की न्यायसंगत और मनोवांछित दशाओं तथा प्रसूति सहायता पाने का अधिकार। यदि राज्य किसी को भी रोजगार दे रहा है तो वो जहां उसको रोजगार दिया जा रहा है वहां कार्य करने की दशाएं अच्छी होनी चाहिए, यानी वो हवादार स्थान होना चाहिए, वहाँ पीने के पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए, वहाँ प्रकाश की व्यवस्था भी होनी चाहिए। और इसके साथ साथ प्रसूति सहायता पाने का अधिकार। जो महिलाएं हैं जो कार्य कर रही हैं, यदि वो प्रेग्नेंट है तो गर्भवती हैं, तो ऐसे में जब वो बच्चे को जन्म देंगी, प्रसूति सहायता पाने का उनका अधिकार है। तो बच्चे के जन्म को देने से पहले और उसके बाद उसे आराम की भी आवश्यकता होगी, देखभाल करने के लिए भी, स्वयं के शरीर को भी पुनः संगठित करने के लिए, तो ऐसे में उसे प्रसूति सहायता पाने का भी अधिकार है। अनुच्छेद 43 कहता है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। जो भी काम करते हैं उनको न्यूनतम मजदूरी तो मिलनी ही चाहिए। ऐसा नहीं हो काम उनसे बहुत ज़्यादा लिया जा रहा हो, मजदूरी कम दी जा रही हो, जिससे उनका जीवन निर्वाह नहीं हो पा रहा हो। तो हम सभी जानते हैं जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति तो होनी चाहिए, इतनी मजदूरी तो उनको मिलनी चाहिए। तो हम सभी जानते हैं आजकल जो भी ट्रेंड और अनट्रेंड लेबर है उन सब की मजदूरी राज्य ने तय कर रखी है कि इतने तो मिनिमम दिए ही जाएंगे। अनुच्छेद 44 कहता है नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता। नागरिकों के लिए सिविल कोड बनना चाहिए, समान नागरिक संहिता बननी चाहिए ताकि सब पर समान लागू हो। हमारे देश में हम सभी जानते हैं कि सब पर अलग अलग कानून लागू हो रहे हैं, हिंदू कानून अलग है, मुस्लिम कानून अलग है। तो ये सबका समान नागरिक संहिता बननी चाहिए, सिविल संहिता बननी चाहिए ताकि सबका एक समान हो जाए। जैसे एक विवाह के लिए एक मुस्लिम 4 शादियाँ कर सकता है लेकिन एक हिंदू नहीं कर सकता, तो ये अलग अलग कानून हो गए। तो इस तरह से एक समान सिविल संहिता होनी चाहिए। अनुच्छेद 45 कहता है बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करना। तो हम सभी जानते हैं ये तो एक मूल अधिकार भी बन चुका है। तो बच्चों को पढ़ाई राज्य पढ़ाएगा, स्कूल कॉलेज की व्यवस्था करेगा और इसके साथ साथ अनिवार्य शिक्षा भी प्रदान करेगा, यानी अनिवार्यतः बच्चों को पढ़ाना ही होगा और उनसे पैसे भी नहीं लिए जाएंगे, निःशुल्क होगा ऐसा। अनुच्छेद 46 कहता है अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं दुर्बल वर्गों के लिए और दुर्बल वर्गों की संरक्षा करना। जो भी जनरल ओबीसी के अलावा जो हमारे यहाँ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, जनजाति और जातियाँ हैं और अन्य कोई दुर्बल वर्ग है, तो उनकी सुरक्षा करना, उनकी संरक्षा, उनकी देखभाल करना ये राज्य का दायित्व होगा ताकि वो सबके समान धारा में आ जाए।
अनुच्छेद 47 कहता है पोषाहार स्तर, जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य के सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य। राज्य कुछ कर्तव्य निर्वहन करेगा, किससे संबंधित? पोषाहार से संबंधित, उसका स्तर बना रहे, यानी जो भी कुछ भोजन के रूप में खाया जा रहा है नागरिकों के द्वारा, तो वो पोषाहार अच्छा होना चाहिए, गुणवत्ता पूर्वक होना चाहिए। ऐसा नहीं हो मिलावटी मिल रहा हो, बहुत ही निम्न स्तर का मार्केट में उपलब्ध हो रहा हो, तो ऐसे में जो भी नागरिक इसको खाएंगे तो उनका स्वास्थ्य जो है खराब होगा। तो पोषाहार का स्तर भी मेंटेन करना, कंट्रोल करना, क्वालिटी कंट्रोल करना राज्य का कर्तव्य होगा। तो इसके लिए राज्य क्या करता है? मिलावटखोरों पर रोक लगाता है, कार्रवाई करता है उनके विरुद्ध। इसी तरह जमाखोरी को भी वो जो भी ब्लैक मार्केटिंग करते हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करता है। जीवन स्तर एवं लोक स्वास्थ्य के सुधार हेतु राज्य का कर्तव्य। जीवन स्तर सुधारना यानी व्यक्ति को न्यूनतम आवश्यकताएं पूर्ति होनी चाहिए, उसका जीवन स्तर थोड़ा बढ़ना चाहिए, पौष्टिक आहार उसे मिलने चाहिए। इसके साथ साथ कीमतों को थोड़ा डाउन भी लाना चाहिए ताकि वो पौष्टिक भोजन को खरीद सके प्रत्येक व्यक्ति। और लोक स्वास्थ्य के सुधार हेतु व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहे, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए बीमारियां कम से कम फैले, इसका प्रयास करना होगा। प्रदूषण को रोकना होगा, कुपोषण की समस्या का समाधान करना होगा राज्य को। इसके साथ साथ राज्य को देखना होगा कहीं भी महामारी या अन्य कोई बीमारियां फैल रही है तो उनकी रोकथाम होनी चाहिए। तो मित्रों, ये वर्तमान समय में जो कोविड-19 जो बीमारी फैली हुई है, महामारी फैली हुई है, तो आप देख रहे हैं राज्य अब बहुत बढ़ चढ़ करके अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। राज्य निःशुल्क इलाज भी कर रहा है, रोकथाम के लिए प्रचार प्रसार भी कर रहा है, बहुत प्रयास कर रहा है। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संरक्षण। राज्य को कृषि की तरफ भी ध्यान देना होगा। कृषि में पैदावार बढ़े, गुणवत्ता वाली पैदावार हो, प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी बढ़े और आधुनिक यंत्रों से कृषि हो। और कहीं कृषि किसान का कोई नुकसान हो जाए, जैसे आजकल टिड्डियाँ बहुत नुकसान कर रही है, तो ऐसे में कहीं नुकसान हो जाता है, कहीं बाढ़ आ जाती है, अकाल पड़ जाता है, टिड्डी आ जाती है, कोई और रोग फैल जाता है कृषि संबंधित, तो ऐसे में राज्य को किसानों की सहायता करनी चाहिए, उनको मुआवजा दिया जाना चाहिए। और पशुपालन का संरक्षण है तो पशुओं की उन्नत नस्ल हो, उनमें बीमारियां नहीं हो, बीमारियां हो जाए तो उनका इलाज होना चाहिए, इलाज होने के लिए हॉस्पिटल की ज़रूरत है, तो राज्य को पशु चिकित्सालयों की स्थापना करनी चाहिए और उसमें स्टाफ लगाना चाहिए, ट्रेंड और स्किल्ड स्टाफ भी होना चाहिए। और इसके साथ साथ ये गांव-गांव, शहर-शहर में होने चाहिए ताकि लोग अपने पशुओं का वहाँ पर इलाज करवा सके। और समय-समय पर प्रचार प्रसार होना चाहिए कि पशुओं की देखभाल कैसे की जाए, पशुओं को बीमारी से कैसे बचाया जाए। मान लो कोई ऐसी महामारी पशुओं से संबंधित भी फैल रही हो तो उसकी रोकथाम की जानी चाहिए। तो इस तरह से पशुपालन और कृषि का संरक्षण होना चाहिए। इसी में एक कै भी जोड़ा गया है, 48 कै भी जोड़ा गया है। 48 कै कहता है पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन्य जीवों की रक्षा। ये बहुत अच्छी बात है। हमारे संविधान संशोधन के द्वारा 48 कै जो जोड़ा गया है उसमें कहा गया है राज्य को पर्यावरण का संरक्षण करना होगा। पर्यावरण जैसे कि हम सभी जानते हैं हमारे चारों तरफ का जो आवरण है वो पर्यावरण है और इस पर्यावरण में प्रदूषण फैला हुआ है, प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। तो राज्य को कोशिश करनी चाहिए कि ये पर्यावरण संरक्षित रहे, सुरक्षित रहे, प्रदूषित न होने पाए, दूषित न होने पाए। इसके लिए वो जो भी पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, जैसे वो अवैध वनों की कटाई हो रही है, कहीं नदियों में जो गंदगी है वो मिलाई जा रही है, फैक्ट्री कारखानों के नाले उसमें छोड़े जा रहे हैं, गंदा पानी मिक्स हो रहा है, रासायनिक पदार्थ उसमें डाले जा रहे हैं। किसी भी रूप में जो है, जो भी जानबूझ के या अनजाने में जो भी ऐसा कर रहा है, या ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा फैल रहा है, तो हमारे पर्यावरण का जो संरक्षण है वो राज्य का दायित्व है। इसी तरह से संवर्धन, पर्यावरण को बढ़ाना और वन्य जीवों की रक्षा करना। तो आप सभी जानते हैं पर्यावरण बढ़ाने के लिए समय समय पर राज्य क्या करता है, वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करता है, लोगों को प्रेरित करता है, प्रचार प्रसार करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेड़ लगाने चाहिए, पेड़ों को काटना नहीं चाहिए, नदी नालों में हमें दूषित पानी, गंदगी नहीं छोड़नी चाहिए। इसके साथ साथ हमें वन्य जीवों की सुरक्षा भी करनी चाहिए। तो राज्य वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए अभयारण्यों की स्थापना करता है और वन्य जीवों का शिकार करने वालों को दंडित भी करता है। तो इस तरह से पर्यावरण के क्षेत्र में भी राज्य अपने कर्तव्यों का पालन करता है, ये उसका कर्तव्य है कि वो पालन करे। अनुच्छेद 49 कहता है राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण किया जाए। हमारे देश में बहुत सारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, जैसे कि किले हैं, गढ़ है और भी बहुत सारे स्मारक हैं। और इसके साथ साथ जो भी स्थान हैं और जो वस्तुएं हैं राष्ट्रीय महत्व की हैं,
उन सभी का संरक्षण किया जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हमारी जो रेल है, भारतीय रेल जो है वो राष्ट्रीय महत्व की है, तो रेल का संरक्षण होना चाहिए। तो इसमें मित्रों मैं एक बात कहना चाहूँगी, हम नागरिकों की ये बहुत बुरी आदत है, जब भी हम राष्ट्रीय महत्व के स्मारक स्थान और वस्तुओं को देखने जाते हैं या कहीं भी उपयोग में लेते हैं तो हम उनको गंदा बोध करते हैं। कई लोग तो वहाँ अपना नाम भी लिख देते हैं और कई खाने पीने की वस्तुएं जो है वहाँ ले जाते हैं और उसके बाद उसके कागज़ और वो वस्तुएं वहीं पर कचरा फेंक देते हैं। ये बहुत बुरी बात है, ये गंदी आदत है, इसको हमें बदलना चाहिए। हमारे राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का हमें संरक्षण करना चाहिए। राज्य का तो कर्तव्य है ही, तो राज्य भी इनकी समय समय पर देखभाल करवाता है, रंग रोगन करवाता है, उनके मरम्मत करवाता है, उनको संरक्षित करता है। अनुच्छेद 50 कहता है कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण। सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इन तीनों का विशेष रूप से कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण जो है, इसकी बात हमारे इसमें सिद्धांतों में कही गई, राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों में, कि राज्य को कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण रखना चाहिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि कार्यपालिका ने किसी कार्य को गलत ढंग से क्रियान्वयन किया हो और न्यायपालिका फिर उसका समर्थन कर दे या उसको सही ठहरा दे, तो ये नागरिकों के हितों में नहीं होगा। इसलिए कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण होना चाहिए, दोनों अलग अलग अपने अपने को कार्य करें, ताकि क्या हो, कार्यपालिका यदि मनमाने ढंग से किसी कानून को क्रियान्वित कर देती है तो न्यायपालिका उसको अवैध घोषित कर सके, उस पर रोक लगा सके। मित्रों अनुच्छेद 51 कहता है राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति आदर, राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना तथा अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता एवं पंच निर्णय से सुलझाने की व्यवस्था का प्रयास करेगा। ये जो अनुच्छेद है वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात करता है। राज्य से ये अपेक्षा की गई है कि राज्य क्या करेगा, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करने का प्रयास करेगा, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। युद्ध का पक्षधर नहीं होगा, युद्ध को बढ़ावा नहीं देगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून जो बनाए जाते हैं उनके प्रति आदर भाव रखेगा। तो मित्रों हम सभी जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून उसके द्वारा जो बनाए जाते हैं तो राज्य का कर्तव्य बनता है कि वो उनका पालन करे। इसी तरह से राष्ट्रों के मध्य न्याय संगत एवं सम्मानपूर्ण संबंधों की स्थापना करे, यानी एक राष्ट्र के दूसरे राष्ट्र के साथ जो संबंध होते हैं वो न्याय संगत और वो सम्मानपूर्वक होने चाहिए। और इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय विवादों यदि कोई हो जाता है, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र या कई राष्ट्रों के साथ विवाद, या हमारी बात हो रही है तो हमारा यदि किसी के साथ विवाद हो भी जाता है तो वो मध्यस्थता से होना चाहिए और इस तरह से उसको सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। तो ये राजनीति के निर्देशक सिद्धांत हैं जो कि अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान के भाग 4 में इनका उल्लेख मिलता है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। निर्देशक सिद्धांतों का बहुत महत्व है। निर्देशक सिद्धांतों के महत्व में पहला आता है ये जो निर्देशक सिद्धांत है इनके पीछे जनमत की शक्ति है, यानी जनता जो है राज्य से इनकी मांग करती है कि इनका पालन किया जाए। इसी तरह से हमारे जो नैतिक आदर्श थे वो एक तरह से ये हमारे नैतिक आदर्श है, ये इनका महत्व है कि ये हमारे नैतिक आदर्श है क्योंकि ये हमारे नैतिकता की बातों पर आधारित है और इस तरह से ये संविधान की व्याख्या भी करते हैं। हमारे जो संविधान निर्माताओं ने जो संविधान बनाया था उसकी व्याख्या भी एक तरह से करते हैं कि जो संविधान निर्माता चाहते थे, किस रूप में संविधान को बनाना चाहते थे, देश को किस रूप में ढालना चाहते थे, तो एक तरह से ये संविधान की व्याख्या करने में भी सहायक है। इसी तरह से ये शासन के मूल्यांकन का भी आधार है कि राज्य क्या क्या कार्य कर रहा है, राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इससे शासन का मूल्यांकन भी हो जाता है। और इसी तरह से कार्यपालिका प्रधान जो है वो इनका दुरुपयोग भी नहीं कर सकते हैं। दुरुपयोग इसलिए नहीं कर सकते हैं कि इस तरह से राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के प्रतिकूल यदि कोई भी कानून होगा तो हो सकता है कार्यपालिका प्रधान जो है वो अपनी सहमति देने से इनकार कर दे। वो राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे और ये देखेंगे कि यदि ये व्यवहार में राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों के प्रतिकूल है तो ऐसे विधेयक पर वो हस्ताक्षर करने से मना कर देंगे। तो इस तरह से इनकी रक्षा भी हो जाएगी। तो हमारे राजनीति के निर्देशक सिद्धांतों का बहुत महत्व है। धन्यवाद।